हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। 15 मिनट के शो में आप सभी का वेलकम करते हैं। एंड अगर आप हमारी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर हमारी बहुत सी डिटेल वीडियो पड़ी हुई हैं जो विद डिस्कशन के साथ, बहुत ही फुली डिस्कशन के साथ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम जो है मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा 72 बीपीएससी फाउंडेशन बैच अवेलेबल है ऑफिसर एकेडमी पर, जिसमें आपको मिलेंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, और ये हैं अनलिमिटेड, यानी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप उनको देख लेंगे। अगर आपने लाइव क्लास नहीं देखी है तो आप रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। देन चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज एंड बोर्ड पीडीएफ, और 15 टेस्ट सीरीज के साथ ही आपको कोर्स मिल जाएगा ओनली 999 में, आप ले सकते हैं। चलिए, when the velocity of movable object is double then its kinetic energy would be। आपको ये बताना है कि अगर अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जाए ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, मूवेबल ऑब्जेक्ट डबल, अच्छा वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, वेलोसिटी को अगर डबल कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, किस पर, उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। डबल हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, या फिर जो है वन फोर्थ रह जाएगी, एक चौथाई, या अनचेंज, या कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो देखिएगा, इसको इस तरह से कर लेंगे कि जैसे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि एक है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होती है। यहाँ पर जो आपको वेल मास जो है उतने का उतना ही रहेगा, क्योंकि मास का जिक्र नहीं किया है तो m रहेगा। वेलोसिटी जो है वो v है, लेकिन इसमें जो है वेलोसिटी कितनी 2 भी कर दी जाए, 2 भी कर दी गई है, तो बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बस इस फॉर्मूले में हम रख देंगे 1/2, m उतना ही रहेगा, यहाँ 2 भी कर दिया हमने, इसका स्क्वायर ले लिया, ये हो जाएगा 1/2 m 4v²। 4 को हमने बाहर ले लिया, 1/2 mv² हमने लिख लिया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू, ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, इतनी का फॉर्मूला है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का 4 गुना हो जाएगा। जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितना, 4 गुना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मास डबल कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मास को आधा कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल इन। साउंड वेव जो है वो किस में ट्रेवल नहीं करती हैं। ऑप्शन है आपका सॉलिड में, देन क्या है लिक्विड में, देन क्या गैसेस में, देन क्या है वैक्यूम में। देखिएगा, जो साउंड की जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी रिक्वायरमेंट होती है इनको किसकी, मीडियम की आवश्यकता होती है, या बिना मीडियम के आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इनको आगे बढ़ने के लिए क्या है, मीडियम की नीड होती है। बिकॉज दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, इट मीन्स दे कांट ट्रेवल इन द वैक्यूम। तो वैक्यूम में कोई मीडियम है नहीं। तो ये जो तरंगें हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी जो है ये कैसी हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें, और कैसी हैं, यांत्रिक हैं। तो जैसे ये मीडियम, तो मीडियम में घुस करके ये कुछ इस तरह से करके चलती हैं, ठीक है। तो इनको आगे बढ़ने के लिए क्या है, मीडियम चाहिए होता है, समझ रहे ना। तो ये जो है वैक्यूम में चल नहीं सकती। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इनकी जो स्पीड होगी सॉलिड में होगी, सॉलिड के बाद में जो होगी वो किस में होती है, लिक्विड में होगी, लिक्विड के बाद में जो है वो किस में होगी, गैस में होगी। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनकी जो स्पीड होती है सबसे कम, मतलब होती ही नहीं है इसमें। अगर मैं कहूँ कि सबसे कम किस में स्पीड होती है तो भाई आप गैस बताएंगे, क्योंकि इन स्पीड थोड़ी बहुत इनमें ही होगी, इसमें तो स्पीड ज़ीरो होती है, समझ रहे हैं ना। तो वैक्यूम में कोई मीडियम होता नहीं है, इसलिए इन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साउंड मूव्स लाइक, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, ट्रांसवर्स वेव्स अनुप्रस्थ तरंगों की तरह, देन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह, ठीक है, देन क्या स्टैंडिंग वेव्स अपगामी तरंगों की तरह, देन नन ऑफ दी अबव। साउंड वेव्स मूव्स लाइक, तो देखो अभी मैंने बताई है कैसी वेव्स होती हैं ये, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल। यांत्रिक तरंगों में कौन सा टाइप होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये, जिनको आगे बढ़ने के लिए क्या है, मीडियम की नीड होती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा कौन सा, बी। ट्रांसवर्स वेव्स में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसवर्स वेव भी दो तरह की होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें लाइट आ जाएगी, प्रकाश तरंगें आ जाएंगी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि जो ये होती हैं
ये लॉन्गिट्यूड ये ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जैसे पानी में पत्थर वगैरह मार देते हैं, इस तरह से चलती हैं, तो उनको मीडियम चाहिए होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स होंगी, इनको आगे बढ़ने के लिए जो है वो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये वैक्यूम में भी आगे आराम से बढ़ सकती हैं। अगला है ह्यूमन कार क्या है, ह्यूमन ईयर हो गए। ह्यूमन ईयर कैन नॉट लिसन टू अ फ्रिक्वेंसी मोर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी। मानव कान कान निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकते। देखिएगा कि जो फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। ठीक है, तो साइकिल पर सेकंड को ही हम हर्ट्ज कह देते हैं। ठीक है ना, यानी फ्रिक्वेंसी का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ कितनी देर में हो रही है। तो फ्रिक्वेंसी को हम निकालते ही इस तरह से, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t। ठीक है, यानी जो है कोई एक जैसी चीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार हो रही है, तो इसको जैसे साइकिल पर सेकंड कह दिया, उसी को हम हर्ट्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसकी जो यूनिट होती है साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज हो सकती है। तो ह्यूमन के जो कान है, ह्यूमन के जो कान है वो 20 हर्ट्ज से नीचे का नहीं सुन सकते, और 20,000 से ऊपर का भी नहीं सुन सकते। मानव के लिए जो ऑडिबल साउंड है, श्रव्य ध्वनि की जो रेंज है, प्रास है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। 20 हर्ट्ज से नीचे का जो साउंड है वो इंफ्रासोनिक साउंड कहलाता है, उसको सुन नहीं पाते हैं, और हम तो नहीं सुन पाएंगे, मतलब ह्यूमन, तो उसको बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर का साउंड होता है उसको हम बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि, जिसको भी नहीं सुन पाएंगे हम। तो याद रखिएगा कि हम जो है यहाँ से ऊपर का साउंड नहीं सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। यहाँ से ऊपर का साउंड जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाता है, जिसको हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इस साउंड के एग्जाम्पल जैसे सुनने की अगर बात की जाए तो टोटोइज है, ये जैसे मतलब वो मान लें बैट है चमगादड़, 70,000 हर्ट्ज का साउंड निकालती है। समझ रहे ना, ये सब। आगे हम बात करेंगे विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। इनमें से सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है। ब्लू लाइट में होती है, ग्रीन लाइट में होती है, रेड लाइट में होती है, येलो लाइट में। यानी जो वाइट कलर ऑफ लाइट है, जो प्रकाश का श्वेत रंग है, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। विबज्योर, आप लोगों ने पढ़ा होगा विबज्योर। अगर वाइट कलर ऑफ लाइट को अगर हम किसी प्रिज्म में से गुजार दें तो वो 7 रंगों में जो है वो फट जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, है ना। तो ये जो है, इसमें अगर देखा जाए तो जो ब्लू लाइट होगी, याद रखिएगा, जो ब्लू लाइट होती है इसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है। एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके अलावा याद रखिएगा कि लाइट का 7 कलर में टूटना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। यही चीज़ प्रिज्म में भी होती है, और जब रेनबो में 7 कलर आते हैं वो भी उसी की वजह से आते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग भी इसी की वजह से आते हैं। उसके अलावा अ, नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, एक ही याद रखेंगे क्वेश्चन। उसके अलावा स्कैटरिंग, जिसको हम बोलते हैं लाइट का पार्टिकल्स पे टकरा करके बिखरना, तो सबसे ज़्यादा यही लाइट बिखरती है, सर्वाधिक प्रकीर्णन इसी में होता है। इसी तरह से हम बात करें, जो लाल कलर की लाइट होती है, बेबलिंग सबसे ज़्यादा, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा रेड लाइट की, एनर्जी सबसे कम, और सबसे कम ही स्कैटरिंग होती है, सबसे कम बिखरती भी यही है। समझ रहे ना, तो एक चीज़ ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कलर्स कंटेन्ड इन द सनलाइट इज। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, यही आपसे पूछा गया है। 3, 5, 6, 7। तो भाई आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 7। तो चलिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये जो है देखिएगा, जब वाइट कलर ऑफ लाइट किसी प्रिज्म वगैरह में से गुजारते हैं, लाइट डिस्पर्ज होती है, तो देखिएगा बिब ज्योर, विबज्योर। तो इस तरह से करके कि जो है वो 7 कलर में टूट जाती है, 7 कलर में इस तरह से करके टूट जाती है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर इसी 7 कलर लाइट को फिर इक्वली ऐसी जितना अमाउंट लिया था ऐसे ही फिर से डाल दिया जाए, तो फिर ये मान के चलना कि फिर से 7 कलर जो है वो प्रोड्यूस होंगे, फिर से क्या है 7 कलर प्रोड्यूस होंगे। क्लियर बात ये, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, यानी ज़्यादा शाइनिंग करता है, उसकी वजह क्या है। तो कुछ स्वाभाविक गुण के कारण ऐसा होता है, या फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, या फिर इसकी आणविक संरचना के कारण,
यानी इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, देन प्रकाश के अवशोषण के कारण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो क्या सही आंसर आपका यहाँ पर हो सकता है, किसकी वजह से ऐसा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट? अ कट डायमंड शाइन ब्रिलियंटली ड्यू टू द some inherent property, total internal reflection, its molecular structure या absorption of light। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा टी आई आर। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फ्रेंड क्या, टी आई आर, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, कटा हुआ हीरा और घिसा हुआ हीरा यानी पॉलिश किया हुआ हीरा बिना कटे और बिना पॉलिश किए हुए हीरे से ज़्यादा चमक देता है, क्योंकि इससे क्या होता है, उसका टी आई आर बढ़ जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। क्लियर हो गई बात ये? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सी एफ एल इज, सी एफ एल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होती है, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप होती है, देन क्या है केमिकल फ्लोरोसेंट लैंप होती है, देन क्या है कंडेंस फ्लोरोसेंट लैंप होती है। तो देखिएगा यहाँ पे याद रखेंगे कि सी एफ एल है ना, सी एफ एल की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, तो सी एफ एल में जो वाइट कलर प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है किसकी वजह से, तो आप बताएंगे मरकरी वेपर की वजह से, यानी मरकरी पारा जो होता है ना उसकी वाष्प के कारण वाइट कलर आता है। और आपने अगर येलो कलर की ट्यूबलाइट्स भी देखी होंगी जो ऑफिस वगैरह में लगाते हैं बहुत से लोग, तो वो सोडियम वेपर के कारण होता है, सोडियम की जो वाष्प होती है उसके कारण ऐसा होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपका व्यक्ति दूर के पिंडों को यानी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है दूरदृष्टि दोष में, और इसमें क्या है गलत बताना, लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्ज। ठीक है, देन निकट के पिंडों को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, देन इस दोष को ठीक करने के लिए अप्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, निकट पिंडों को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, बिल्कुल सही। और इसमें फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होती है, लार्ज होती है। सही आंसर क्या है कि देखिएगा कि जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें दूर का तो देख लेता है व्यक्ति लेकिन पास का नहीं देख पाता। इसको जो ठीक किया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस से किया जाता है, यानी उत्तल लेंस की सहायता से किया जाता है, अवतल से नहीं किया जाता। अवतल से मायोपिया को किया जाता है, ये हाइपरमेट्रोपिया है। निकट दृष्टि दोष को हम अवतल से करते हैं, कॉनकेव से करते हैं, लेकिन इसको क्या है किससे, उससे करेंगे अब उत्तल से। अगला क्वेश्चन है, द सन एंड मून अपीयर इलिप्टिकल नियर द होरिजन बिकॉज ऑफ, क्षितिज के समीप सूर्य एक चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या? रिफ्रैक्शन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, इंटरफेरेंस फिनोमिनन है, देन देयर एक्चुअल शेप है। तो देखिएगा कि जो सूरज है ना, ये क्षितिज के समीप सूर्य एक चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा वो है इसका क्या, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो है वो ऐसा दिखाई देता है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छी चालक है, वो कौन सा है? चांदी है, सिल्वर, कॉपर है, गोल्ड है, या माइका है, या माइका है? ठीक है, तो देखिएगा जो माइका है अभ्रक, ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और गुड कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए इसका इस्तेमाल आयरन वगैरह जो होती है, इस्त्री वगैरह जो होती है, उनके तले वगैरह बनाने में किया जाता है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि चांदी जो है वो सर्वोत्तम जो है वो चालक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपका तांबा आ जाता है, तांबे के वायर वगैरह बनाए जाते हैं, स्पेशली चांदी के इसलिए नहीं बनाते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, मतलब इन द सेंस कि इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा चांदी। अगला है, इन इलेक्ट्रिकल मोटर, विद्युत मोटर में, ठीक है, तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता, क्या करती है इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, देन विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दिया जाता है, ठीक है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है,
देन क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा ये 15 मिनट का शो। बहुत से क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो गए होंगे। अगर वाकई में आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्यार भरे कमेंट ज़रूर करना। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है उससे काफ़ी। मिलते हैं आपसे अगले शो में। जय हिंद।